हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आइकन। नाउ रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का एक इंटरव्यू आउट हुआ, जिसमें वो बताते हुए नजर आए रामायण के प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस इन डिप्लोमेसी। अब ठीक है, एक पॉलिटिशियन ने एक स्टेटमेंट दी है, बट ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सॉफ्ट पावर्स। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है सॉफ्ट पावर्स में, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम उठा के इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ा सकते हैं, और इन सब से पहले एक सॉफ्ट पावर एक्चुअली होता क्या है, ये टर्म कहाँ से कैसे आई है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। शुरुआत करेंगे सॉफ्ट पावर से कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। सॉफ्ट पावर को अराउंड 1990s के अराउंड ये टर्म इवॉल्व हुई थी, जब एक अमेरिकन स्कॉलर ने इसको अपनी एक बुक में लिखा भी था और उसके ऊपर एक स्पीच दी थी। बट इंडिया में ये पॉपुलर करी थी डॉक्टर शशि थरूर ने अपनी एक टेड टॉक में, जहां पे इन्होंने बात करी थी सॉफ्ट पावर की और इंडिया क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है अपनी सॉफ्ट पावर को एनहेंस करने के लिए, और क्या क्या राइट नाउ इंडिया की सॉफ्ट पावर्स हैं। नाउ सॉफ्ट पावर एक्चुअली होता क्या है, ये टर्म क्या है और क्या डिनोट करती है। सॉफ्ट पावर इज अ इन्फ्लुएंस। ये एक इन्फ्लुएंस होता है एक देश का बाकी सभी देशों पर, पूरी दुनिया पर इन्फ्लुएंस। जैसे अमेरिका, अब अमेरिका के फूड्स, अमेरिका की क्लोथिंग्स, अमेरिका का स्टाइल, उनके बोलने के तरीके, उनकी लैंग्वेज पूरी दुनिया इस टाइम पर कॉपी करती है। आप देखो, अगर अमेरिका में बर्गर फेमस हो रहा है ना, तो वो इंडिया में भी होएगा। अमेरिका में अगर अभी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो जैकेट्स, जो हुडीज वहाँ पहनी जाती हैं, वो यहाँ पर भी इंडिया में उसका प्रचलन है और उसको एक स्टैंडर्ड के तरीके से देखा जाता है। तो ये जो नज़रिया है लोगों का, उसको स्टैंडर्ड के तरीके से देखने का, वही होता है एक सॉफ्ट पावर, एक देश की सॉफ्ट पावर। अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्या कहा है रामायण के ऊपर और डिप्लोमेसी के ऊपर। तो उनका कहना यह है कि जब भी हम डिप्लोमेसी के बारे में सोचते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि कैसे मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल नेशंस मिलकर काम करते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में महाभारत आती है। रामायण हमारे दिमाग में आती है प्रिंसिपल्स के बारे में, और एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, उसके बारे में। बट एक्चुअल ऐसा है नहीं। भले ही महाभारत के युद्ध के समय कई सारे देशों ने मिलकर युद्ध करा हो, जिसको हम एक तरीके से वर्ल्ड वॉर की तरह देखते हैं महाभारत के युद्ध को, वहां पर हमने नारायणी सेना का कॉन्सेप्ट देखा हो। महाभारत में भले ही डिप्लोमेसी के इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, बट रामायण में भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी देखी जाती है। रामायण में किस तरीके से जो राम जी के थ्रू वानर सेना का कॉन्सेप्ट देखा गया हो, जो सेतु का, जो ब्रिज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट देखा गया हो, जो सुग्रीव के साथ मिलकर, जो जैसे दो देश मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं कि आप हमारी यहाँ हेल्प करिए, हम वहाँ हेल्प करेंगे, वो देखा गया हो। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि रामायण इज रिच इन डिप्लोमेसी एज वेल। वो समय, उस समय भी भैया आप देखो, गुप्ता एम्पायर के समय चाणक्य थे, उन्होंने चाणक्य नीति बनाई थी जियो पॉलिटिक्स पे और अर्थशास्त्र जो उनका था उस पर चाणक्य ने बनाई थी चाणक्य नीति। महाभारत के समय विदुर ने बनाई थी विदुर नीति। बट उन सभी से पहले जो रामायण थी, उस समय भी डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया जाता था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और स्पेशली रामायण का जो इन्होंने बात कही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए? इसका रीजन है रामायण का इन्फ्लुएंस। रामायण को लोग, कितने लोग जानते हैं? आप देखो, पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लॉर्ड राम के बारे में जानते हैं। इवन अमेरिका में, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए में जो टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर पे कई बार राम जी की फोटो आई है, उसकी, उनके भजन आए हैं टाइम स्क्वायर पर। इससे साफ पता चलता है कि कैसे पूरी दुनिया राम और रामायण को जानती है, और ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है इंडिया के लिए अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का। उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह रामायण से रिलेटेड चीजें घटित हुई हैं। रामायण के 300 वर्जन्स लिखे गए हैं पूरी दुनिया भर में। कुछ इन्फ्लुएंसेस जो रामायण के देखे गए हैं वो हैं आसियान कंट्रीज में, जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर रामायण को बहुत ज़्यादा जाना जाता है, उसको माना जाता है। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है इंडिया के लिए रामायण को प्रमोट करना। बट रामायण को प्रमोट करके इंडिया का क्या फ़ायदा? क्योंकि अगर हम राम को प्रमोट करते हैं, देखो,
अगर हम रामायण को एक इंडिया का दिखाते हैं तो नेपाल, जो कि खुद एक हिंदू राष्ट्र है, अब इंडिया तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, बट नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया और यूरोप और अमेरिका में तो हैं ही, बट अगर वहाँ की पॉपुलेशन से देखें तो इतने ज़्यादा हिंदूज नहीं है, और हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिंदुइज्म एशिया का बिग रिलीजन है, और अगर वर्ल्ड में देखें तो थर्ड नंबर पे आता है आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो हिंदुइज्म काफ़ी बड़ा है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करे जाते हैं। इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 80% हिंदूज हैं। 80% इंडिया में हिंदू, 79 से लेकर 80% हिंदूज हैं, और 18% इस्लाम से हैं, और बाकी सिक्स हैं। अब सिख सिर्फ इंडिया में देखे जाते हैं। जो सिखिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। इसके अलावा जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म, अगर आप बुद्धिज्म को देखो तो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एशिया में अगर आप देखो शिंटो, जो शिंटो है जापान का, वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। फिर कन्फ्यूशियस चाइना का, वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कोरिया वगैरह में फुल बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये बुद्धिज्म गया कहाँ से? ये आया भी तो यहीं से था, बौद्ध गया से। बिहार, बौद्ध गया, वहाँ से आया था ये। और ये लद्दाख, देन तिब्बत, एंड देन फुल एशिया, रेस्ट ऑफ द एशिया, ये यहाँ से फैला। तो देखो, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हैं। इंडिया में ही इनका इवॉल्व हुआ, और ये इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें रामायण, तो चलो ठीक है, टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को हम ऊपर ले जा सकें, और क्या क्या सोर्सेज हैं जो इंडिया की सॉफ्ट पावर बन सकती हैं। किसी भी देश की सॉफ्ट पावर ना इन सभी चीज़ों से देखी जाती हैं। इंडिया की उस पर बात करें तो सिविलाइजेशन, इंडिया के पास सिविलाइजेशन रही है। इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसके पास सिविलाइजेशन रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये कुछ अर्ली सिविलाइजेशंस थी दुनिया की, जिसमें ओल्डेस्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इतनी ओल्डेस्ट थी कि जो दुनिया का पहला पोर्ट है, जो दुनिया का पहला बंदरगाह है, लोथल, वो आज के गुजरात में पाया जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध में मिलती है। इसके अलावा बात करें सेकंड, कल्चर, तो देखो कल्चर में भी इंडिया बहुत आगे है। इंडिया कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडिया में जितनी स्टेट्स उतना ज़्यादा कल्चर। दुनिया भर में जाना जाता है कि इंडिया कल्चर एक यूनिक कल्चर है। ड्रामा की बात करें तो देखो बॉलीवुड हमारे पास है, जो सबसे ज़्यादा फिल्म्स को प्रोड्यूस करता है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट पालकी शर्मा ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, वो हम बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया की जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो सॉफ्ट पावर बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। कब कब से शुरू हुई ये हुई थी कोविड-19 से शुरू, जहाँ पर ये देखा गया कि इंडिया ने दुनिया भर के देशों को कोविड वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई थी। दुनिया भर में सभी देशों ने इंडिया को थैंक किया, और वही एक टाइम था जब इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ी थी। इंडिया ने 71 कंट्रीज को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी, इंक्लूडिंग आप देख सकते हो कंट्रीज को, कनाडा को, जो आज के टाइम पर इंडिया के खिलाफ बोलता है ना, उस देश को, यहाँ ब्राज़ील के बारे में, यहाँ अफ्रीकन, कितनी सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मंगोलिया, यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं, इनको इंक्लूडिंग यूके, यूनाइटेड किंगडम, इतने सारे दुनिया को इंडिया ने वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई थी। और इसके थैंक में अगर आप देखो तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर, जो भी वहाँ के लीडर होते हैं, उन्होंने ऐसी इमेज बनाकर ट्विटर पे इंडिया को थैंक यू भी कहा था, जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं इंडिया से ब्राज़ील, जो कि साफ क्लियर करता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। और खासकर रामायण को बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इस टाइम आप यूरोप में देखो ना, हम इंडिया में हैं, हमें समझ नहीं आता जब तक हम चीज़ों को पढ़ते नहीं, बट इस टाइम यूरोप में बहुत ज़्यादा कृष्णा, इस्कॉन, हरे कृष्णा मूवमेंट, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूरोपियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं और कैथोलिक्स हैं, रोमन कैथोलिक्स, पैराडॉक्स, ऐसे कई सारे ऑर्थोडॉक्स, ऐसे कई सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एट द एंड अब हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हिंदुइज्म ना बाकी रिलीजन्स की तरह नहीं है जिसमें हमें कन्वर्ट होना पड़े, और नॉट इवन हिंदुइज्म,
सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो इंडिया के फाउंडेशन कहते हैं सनातन धर्म के 4 पिलर्स, एक कौन सा, हिंदुइज्म, दूसरा सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो 4 सनातन धर्म के पिलर्स हैं, ये चारों इंडिया में ही पाए जाते हैं और इनको प्रैक्टिस करना, दे आर नॉट अ रिलीजन, दे आर द वे ऑफ लाइफ, दे आर द बिलीव्स। तो आपको ना अपना नाम बदलने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ चैंट्स को दोहराने की ज़रूरत है, अगर आपको इन रिलीजन्स में अपने आप को देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है तो। और ये तो थी बात जियो पॉलिटिक्स की। इसके अलावा फूड, इंडियन फूड्स को बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इंडिया में एक यूनिक फूड कल्चर है। इंडिया में इतना डिफरेंट फूड मिलता है ना दुनिया भर से। अगर आप चाइना की बात करो, और इसके अलावा देखो, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में कोई भी यूनिक फूड नहीं मिलता। अब रही बात अमेरिका की, तो कुछ चुनिंदा चीज़ें अमेरिका की बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और जैसे कि बर्गर है ना। अगर आप बर्गर देखो तो बर्गर दुनिया भर में खाया जाता है, एक दो ही चीज़ें हैं अमेरिका में, बर्गर वगैरह वो खाया जाता है। अब आप इंडिया में ही देखो, जो इंडियन बर्गर है, जो इंडिया में इंडियन बर्गर है, वड़ा पाव, वो लोग कम खाते हैं। इनफैक्ट मैंने तो आज तक खाया भी नहीं, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इंडिया में जो है हमारा इंडियन बर्गर वही नहीं खाया जाता, वहाँ पे अमेरिकन बर्गर खाया जाता है। मैकडी वगैरह जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, अमेरिकन कंपनीज में हम वो खाते हैं, इंडिया का नहीं खाते। ऐसी चाइना, अगर आप देखो मोमोज, चाउमीन, ये खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चाइना की एक सॉफ्ट पावर है ये फूड। इंडिया की भी फूड की सॉफ्ट पावर हो सकती है। हमारे पास साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन, कितना गजब का फूड है। बड़े बड़े जो स्टार्स है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं फ्रॉम वेस्ट, वो कह चुके हैं, जैसे जस्टिन बीबर, वो कहते हैं कि इंडिया का एक डिश बिरयानी वो बहुत पसंद है, इंडिया की बिरयानी वर्ल्ड फेमस है। तो ऐसे फूड्स हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड स्टेज पर, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आर्ट में हमारे यहाँ पर कितने आर्टिस्ट आए, कितने आर्टिस्ट गए, बट हम किसका नाम लेते हैं, पिकासो, या बस पाब्लो पिकासो। मतलब जैसे कि यही रहे हों दुनिया में, एक यूरोपियन बंदा आ गया, लियोनार्डो विंकी है, पाब्लो पिकासो है, बस यही आर्टिस्ट हों। वरना हमारे यहाँ पे भी आर्ट की कमी नहीं थी। म्यूज़िक, इंडिया का म्यूज़िक बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। अगर हम सुनते हैं AR रहमान को, अरिजीत सिंह को, ऐसे आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे। आप अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनिए, ऐसा कौन मिल रहा है, पतली पतली आवाज़ के तो वहाँ लड़के मिलते हैं, पता नहीं समझ में भी नहीं आती उनकी आवाज़, है ना। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। एक देश में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं। और मदर टंग की अगर हम बात करें तो 1600 से ऊपर मदर टंग्स बोली जाती हैं। हाँ, 1600 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में। और इंडिया में ही सबसे पुरानी लैंग्वेज, जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत, वो भी मिलती है, जो आज के टाइम पर डाइंग लैंग्वेज बताई जा रही है। इंडिया में तमिल है। तमिल की अगर मैं बात करूं, तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड्स कहते हैं उसको कि मोस्ट सर्वाइव्ड लैंग्वेज रही है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड लैंग्वेज, जो आज तक सर्वाइव करी है लैंग्वेज, वो तमिल है। और तमिल को कहते हैं कि इक्विवेलेंट है कोरिया के। अगर आप एक सेपरेट लेक्चर चाहते हैं ना इस टॉपिक पर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तमिल और कोरियन लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर हैं। जहाँ पर कोरियन में मदर को जो बुलाया जाता है अम्मा, वहीं पर तमिल में भी अम्मा बुलाया जाता है। तो ऐसे कई सारे हैं, गन्स हैं, वेपन्स हैं, और प्लेट है, टेबल है, चेयर है। तो और जो तमिल को बोलने का तरीका है, जैसे हम ABCD बोलते हैं, तो जो इनकी अल्फ़ाबेट्स हैं तमिल की, वही कोरियन की अल्फ़ाबेट्स से सिमिलर हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेज है कोरिया में और तमिल में। क्योंकि कहा जाता है जो कोरिया की एक देवी थी, वो इंडियन ओरिजिन थी, और वो इंडिया से ही गई थी अपनी शादी के बाद, और वहाँ पर उन्होंने एक पूरा का पूरा कल्चर शुरू किया था। और आज भी उनके फैमिली के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये बात काफ़ी कम लोगों को पता है, बुरी बात ये है। और जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है ना, सिविलाइजेशन, कल्चर, ड्रामा, पॉलिटिकल यानी कि जियो पॉलिटिक्स, फूड, आर्ट, म्यूज़िक, लैंग्वेज, ये सभी अगर आप देखो तो इसमें हम कहीं ना कहीं अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम फॉलो कर रहे हैं यूरोप को। म्यूज़िक में आप देखो तो हिप हॉप कितना इवॉल्व हो रहा है ना। आर्ट में भी मैंने आपको नाम बताए, वही हम देखते हैं। हम इधर खाते तो पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, जो कि यूरोपियन है। इसके बाद आता है कल्चर। तो देखो, हम पूरा का पूरा अमेरिकन कल्चर फॉलो करते हैं। अमेरिका में जो चीज़ आएगी, जो पहना जाएगा, जिस तरीके से बात होएगी, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं,
है ना। और लैंग्वेज वो भी हम अमेरिकन लैंग्वेज, मतलब हालांकि ब्रिटिश लैंग्वेज है वो, बट हम वही बोलते हैं क्योंकि वो अमेरिका में पॉपुलर है। इसके अलावा ड्रामा, तो देखो अब अगर हम बात करें ड्रामा की, इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है पालकी शर्मा ने, एक जर्नलिस्ट है पालकी शर्मा, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंडिया के पास कमी नहीं है अगर वो ड्रामा को प्रमोट करना चाहे। हमारे पास बॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कॉलीवुड है, मॉलीवुड है, सैंडलवुड है, लॉलीवुड है, इतने सारे हैं। और इसके ऊपर है बॉलीवुड, ठीक है, सबसे बड़ा है बॉलीवुड। देखो अभी बॉलीवुड के कैसे भी हाल चल रहे हो, बट सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला सिनेमा और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला, सबसे ज़्यादा मूवीज़ निकालने वाला बॉलीवुड ही है। बट जहाँ पे देखा जाता है कि सपोज मान लो अमेरिका की कोई मूवी आई, एवेंजर्स की कोई मूवी आई, तो वहाँ पर क्या आएगा, एक कैप्टन अमेरिका होगा जो एक अमेरिका के फ्लैग को प्रॉपरली दर्शाता है। फिर वहाँ पे एलियंस अटैक करेंगे तो फिर वाइट हाउस दिखाया जाएगा, वाइट हाउस में प्रेसिडेंट दिखाया जाएगा, वो फैसले ले रहा है, वो खड़ा है, हमें अपने देश को बचाना है ना। तो क्या दिखाता है, ये अमेरिकन सुप्रीमेसी दिखाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा है, वहाँ से बड़े बड़े डिसीजंस आ रहे हैं, वही पूरी दुनिया को बचा रहा है। अगर एलियंस पूरी दुनिया पर अटैक कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी दुनिया को बचा रहा है। जबकि अगर हम देखें, जो हमारा पहला सुपर हीरो था वो था रावण। अगर हम बात करें वर्ल्ड स्टेज पर जिसको हम दिखा सकते थे, क्योंकि शाहरुख खान जो दुनिया के रिचेस्ट एक्टर हैं, जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोइंग उनकी है, उन्होंने रावण करी। उसके पहले भले ही हमारे पास शक्तिमान थी, बट वो इतने बड़े लेवल पर नहीं थी और वो एक सिनेमा का पार्ट नहीं थी, वो टीवी शो था एक। तो अगर हम रावण की बात करें तो रावण में क्या दिखाया, रावण में वो एक फैमिली को बचा रहा है बस, सुपर हीरो। जबकि अमेरिका में दिखाते हैं जो अमेरिकन सुपर हीरोज हैं वो पूरी दुनिया को बचा रहे होते हैं। फिर सेकंड आया क्रिश, वो अपनी ही फैमिली को बचा रहा है बस, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है जो कर रहा है। तो इससे जो एक इंडिया की सुपरमेसी होती है ना, उसको हर्ट पहुंचता है कि वो तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ना, इतना लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उनसे। तो काफ़ी सारे स्टेप्स है जो इंडिया फॉलो कर सकता है हमारी सुपरमेसी को, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में। बट वो क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स रहेंगे जैसे कि हमारा दूरदर्शन। अब अगर हम दूरदर्शन की बात करें, हमारे पास दूरदर्शन नेशनल है, हमारे पास दूरदर्शन भारती है, और ऐसे ही कई सारे दूरदर्शन, हमारे पास न्यूज़ भी है, हमारे पास दूरदर्शन की एक अच्छी खासी प्लेटफॉर्म है। अगर हम दूरदर्शन इंटरनेशनल, अगर हम दूरदर्शन को कई सारे लैंग्वेजेस में निकालने लगे, जैसे कि बीबीसी है, अगर आप देखो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, अगर ये हमारे ये ब्रिटेन इसको बहुत ज़्यादा अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, जहाँ पर बीबीसी के थ्रू उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, यूके का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम दूरदर्शन को यूज़ कर सकते हैं, डीडी इंटरनेशनल, डीडी कोरियन, डीडी इंग्लिश, इस तरीके से दिखा सकते हैं दूरदर्शन को। हम हिंदू टेक्स्ट जो होते हैं, सिख टेक्स्ट, बुद्धिज़्म टेक्स्ट, इन सबको, और जैनिज्म टेक्स्ट भी, इन सबको हम प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड स्टेज पर, और बहुत इजीली प्रमोट कर सकते हैं। राइट नाउ इंडिया का स्टैंड कहाँ है, इंडिया 29th नंबर पर आता है। ग्लोबल जो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, उसमें इंडिया आता है 29th नंबर पर। पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया पिछले ही साल 36 नंबर पे आता था। इसका इतना बढ़ने का रीज़न क्या है, इसका एक तो कोविड-19 में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, कोविड-19 में वैक्सीनेशन, और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर में एकदम सेंटर बन जाना, जिस तरीके से वो सेंटर बना। आज भी अगर आप देखो तो अमेरिका नंबर 1 पे है, उसके बाद यूके एंड जर्मनी आता है, फिर चाइना। यस, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने डील्स करी हैं, जो युआन में डील्स करी हैं, या जो जो वो चीज़ें लेकर आए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका, बीआरआई, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इन सब चीज़ों की वजह से। इसके बाद आता है जापान, देन फ्रांस। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे योगा है, जो कि कहीं ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं मिलती, काफ़ी यूनिक है। आयुर्वेद हमारे पास है, आयुर्वेद भी हमारे पास है, और यूनानी भी हमारे पास है। यूनानी जो कि देखो किसी रिलीजन के नहीं होते ना, आयुर्वेद कोई हिंदुइज्म से रिलेटेड है, बट इसको इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले यूनानी फॉलो करते थे, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने वाले आयुर्वेद फॉलो करते थे। हमारे पास ये है। हमारे पास अगर आप टॉप 10 की रैंकिंग देखो रिचेस्ट पर्सन की, तो उसमें 2 हमारे पोजीशन के हैं, जिसमें एक अडानी है जो कि अभी से कुछ टाइम पहले सेकंड पोजीशन पर पहुंच गए थे, और दूसरे हमारे पास है अंबानी, मुकेश अंबानी। तो ये हमारे पास पोजीशन है, और इसी चीज़ को इनडायरेक्टली हमारे
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पॉइंट आउट किया है कि रामायण कैसे डिप्लोमेसी में हेल्प करता है। और इन्होंने एक बार इंडिया के इन्फ्लुएंस को चाइना पर भी डिस्कस किया था, उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अपनी वीडियो में। तो इंडिया के पास तरीके हैं, बस उसको सही एक गाइडेंस चाहिए, एक सही लीडरशिप चाहिए इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। आई थिंक कि आज के लिए लेक्चर काफ़ी था। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।